जय हिंद। विजडम वेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता यानी हम लोग ऋग वैदिक काल को देखा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, जिसमें कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। और हिंदी की क्लास भी चल रही है, जिसमें हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल को। तो भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की, आर्यन्यकों की, उपनिषदों की रचना की गई, उसे हम लोग वैदिक या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि माधव सरस्वती नदी के किनारे अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ मिलकर निवास करते थे। माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर लिया। फिर वह अग्नि माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरी और सब कुछ जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ती चली गई। लेकिन सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी को वह अग्नि नहीं जला पाई और यहीं पर मिथिला राज्य स्थित था। अतः आर्य सभ्यता का प्रसार पूर्व में मिथिला तक ही सीमित था। इस युग के सभ्यता केंद्र का पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और यमुना द्वीप के उत्तरी भाग तक आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र जो था मध्य प्रदेश था, यानी मध्य प्रदेश के पास एरिया यानी मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वशी और क्रीव मिलकर पांचाल कहलाए। यानी कि पुरु, भरत, कुरु, तुर्वश, क्रीवी, इन सभी पांचों को मिलाकर पांचाल कहा गया। मगध व अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। उस समय की हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उपनिषद काल में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख रूप से विदेह के राजा जनक थे, कैकेय के राजा अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जबाली थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। यानी कि वैदिक सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पांचाल को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का प्रमुख आधार था, लेकिन कहीं कहीं पर गणराज्यों का भी उदाहरण देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित की गई। यानी कि उत्तर वैदिक काल में करों को नियमित करने का भी सिस्टम लागू कर दिया गया। वही उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, ये पूरा एक ग्रुप था, जिसमें वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्त था। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ था। इस काल में यज्ञ और अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि जाति पर आधारित हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण सिस्टम था वो कर्म पर आधारित था। मतलब जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका वर्ण फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म से हटकर जाति पर आ गई थी। यानी निम्न कुल वाला ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी काम करे। अतः वर्णों में कठोरता भी आने लगी थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि सभी जो 4 वर्ण हैं उनके क्या क्या काम होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, ये सब हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण था शूद्र। यह उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। फिर गोत्र बहिर्विवाह की गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई। सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण देखने को मिलता है। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित था। सतवद ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रीय ये विदुषी कन्याएं थी। वही बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन का क्या था। तो कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। मतलब यहाँ भी कृषि का मुख्य योगदान था इनके आर्थिक जीवन में। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। वे चारों क्रियाएं यानी जुताई का, बुआई का, कटाई का और मड़ाई, इन सभी का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक लोग जौ पैदा करते थे, यानी जौ जिसे हम यौ कहते हैं, पैदा करते थे, परंतु इस काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं थी। जौ तो था ही, साथ साथ उसकी मेन फसल उन्होंने धान और गेहूं को बनाया था। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन यानी मृत भांड जानते थे। काले व लाल भांड थे, काले रंग के भांड थे, चित्रित और धूसर मृद भांड थे और लाल मृद भांड थे। उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृद भांड सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW इस युग की विशेषता थी। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें सबसे पहला रहा है तांबा। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड कई स्थलों में पाई गई हैं। वही बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में उद्योगों की। तो कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी उदय यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अर्थव्यवस्था की एक दूसरी अन्य विशेषता थी। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का उल्लेख भी देखने को मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित हो चुके थे। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द मिलता है। व्यापार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन या व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। यानी मुद्रा चलन के बावजूद भी यहाँ व्यापार वस्तुओं के अदला बदली से चलता था। निष्क, शतमान, पाद और कृशाल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब वह एक मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा था। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। शतपथ ब्राह्मणों में दक्षिणा के रूप में इनका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी मिलता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर 2 आप ब्राह्मणों का प्रभाव में आर्य संस्कृति का स्थल केंद्र बन गया था। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे और उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में की जाने लगी थी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था।
पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे और ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला है देव ऋण, यानी देवताओं की कृपा से मानव जन्म मिला है, अतः यज्ञ कर उन्हें ऋण चुकाया जा सकता है। दूसरा आता है ऋषि ऋण, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, गुरु से ज्ञान मिला, उसे चुकाया जा सकता है, जिसे हम ऋषि ऋण कहते हैं। नेक्स्ट आता है पितृ ऋण, धर्म के अनुसार विवाह करके संतान उत्पत्ति करना पितृ चुकाना माना जाता था। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों 4 वर्ग में बटे हुए थे। पहला होत्र था, जिसे होता भी कहते हैं। यह ऋग्वेद का ज्ञाता था। यह यज्ञ में अग्नि को आमंत्रित करके देवताओं का आवाहन करता था। दूसरे है उद्गाथा, यह सामवेद का ज्ञाता माना जाता है और यज्ञ में सोम का गायन करता था। तीसरे हैं अधर्यु या याज्ञिक, यह यजुर्वेद का ज्ञाता था जो यज्ञ के कर्मकांडों को संपन्न करवाता था। चौथे हैं ब्राह्मण यानी ब्रह्मा, यह सारे वेदों का ज्ञाता था। यज्ञ में इसकी भूमिका निरीक्षक यानी सुपरविजन की होती थी। यहाँ पे यज्ञ के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे यज्ञ के प्रकारों में पहला आता है शूलगव यज्ञ। यह रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसमें नंदी की बलि दी जाती थी। यह यज्ञ अश्वत्थामा द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा है पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें 25 युग बनते थे, जिनमें से 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तीसरा आता है सोम यज्ञ। यह ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह यज्ञ कभी कभी 1000 वर्ष तक चलता था। इसमें सोम की आहुति दी जाती थी। दूसरा है राजसु यज्ञ। राज अभिषेक के समय यह यज्ञ किया जाता था। राजा इसमें चौसर और धूत क्रीड़ा खेलों में भाग लेता था। इसी यज्ञ से रत्न हबसी संस्कार संबंधित है, जिसमें राजा सबसे पहले सेनानी के घर जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? यह यज्ञ प्रकृति पूजा से संबंधित था कि 5 दिन लगता था। इसमें 5 दिन लगता था। दूसरा है अश्वमेघ यज्ञ। यह इंपॉर्टेंट यज्ञ माना जाता है। यह यज्ञ इस बात का प्रतीक है कि संबंधित राजा का अश्व जिस क्षेत्र से गुजरा है आप उसके अधीन हो। इसमें यज्ञकर्ता सब कुछ अपना दान कर देता है। वातस्टोम यज्ञ, इसके द्वारा अनार्य लोग आर्य समुदाय पे शामिल किए जाते थे। पंचविष्ट ब्राह्मण में इस यज्ञ का उल्लेख है। दूसरा आता है सीता यज्ञ। कृषि प्रारंभ करते समय हल चलाने से पूर्व किया जाने वाला यज्ञ को सीता यज्ञ कहा जाता था। नेक्स्ट आता है पंचम महायज्ञ। इसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारे यज्ञ शामिल थे। यानी पंचम महायज्ञ में ब्रह्म, पितृ, देव, भूत, अतिथि ये सभी यज्ञ सम्मिलित हैं। उत्तर वैदिक काल में कुछ दार्शनिक भी रहे हैं जिन्होंने कई दर्शनों की रचना की है। तो जिनमें पहले आते हैं चारवाक। इन्होंने भौतिकीवाद चारवाक नामक रचयिता की है। सांख्य दर्शन के कपिल माने जाते हैं। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। न्याय दर्शन के गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा के बद्रीनारायण या बद्रायण, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा है। और वैष्णिकी के कड़ाद या उल्लूक माने जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस काल में मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था, अतः बलि, शुल्क, भाग आदि राजा को दिए जाते थे। वे वस्तुओं के रूप में ही होते थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। तीनों आश्रमों सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद तथा चारों आश्रमों का वर्णन हमें जवालो उपनिषद में मिलता है।
अश्वमेध, वाजपेयी, राजसु आदि यज्ञों के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि इनका मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज था अतरंजी खेरा से मिला है। इस काल में गौत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ देखना मिलता है। निष्क यानी सोने का सिक्का, शतमान चांदी का सिक्का, पाद, कृषाण आदि अलग अलग मापने की इकाइयाँ थी। यम और नचिकेता और उनके बीच तीर वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में मिलती है। यही यम नचिकेता की कहानी और उनके बीच में 3 वर प्राप्त करने की कहानी हमें कठोपनिषद से मिलती है। अरुणी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा मुंडको उपनिषद में लिखा है। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। उत्तर वैदिक काल के स्थल भगवानपुर, जो हरियाणा में पड़ता है, से पक्की ईंटों से निर्मित 13 कक्ष भवन प्रकाश में आए हैं। वेद में उल्लेखित कि गालव नामक ऋषि ने दासराग युद्ध में पांचाल नरेश दिवोदास को लोहे की तलवारें देकर सहायता की थी। अब हम बात करेंगे संगम काल की, क्योंकि उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो गया है। संगम काल की बात करें तो संगम युग से तात्पर्य दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई। संगम शब्द कवियों के समागम अर्थात साथ आने का स्थल है। परंपरागत रूप से एक के बाद एक 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। संगम साहित्य की कविताएं 2 विषय वस्तु, प्रेम और युद्ध पर आधारित थी। इस साहित्य की विशेषता तत्कालीन तमिल समाज का उत्तर सभ्यता यानी आर्य सभ्यता के साथ सामंजस्य का विवरण था। प्रथम संगम की बात करें तो इसका आयोजन स्थल था मदुरै, यानी जिसे मदुरा कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। यह संगम सबसे अधिक समय तक चला। यह संगम कुल 4400 वर्षों तक चला था। प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। बात करें द्वितीय संगम की तो इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, यानी अलावे में हुआ था। इसके अध्यक्ष अगस्त थे। बाद में तोल कपियार को अध्यक्ष बनाया गया। यह संगम 3700 वर्षों तक चला था। दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकपियम ही उपलब्ध है। तृतीय संगम की बात करें तो इसका आयोजन उत्तरी मदुरा में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तीसरे संगम की यह विशेषता है कि इस समय की संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। संगम साहित्य मूल रूप से तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्रमुख संगम ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला है तोलकप्पियम ग्रंथ। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। इसकी रचना तोलकप्पियर ने की थी। दूसरा आता है अतुतोके। यह 8 ग्रंथों का संग्रह है, इसलिए इसको अष्ट संग्रह भी कहा जाता है। इस अष्ट संग्रह का प्रमुख ग्रंथ है परिपादल, जो तमिल संग्रह का प्रथम संगीत संग्रह है। इस अष्ट संग्रह का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है अहनारू, जो कि मदुरा निवासी रुद्र शर्मन ने लिखा था। नेक्स्ट आता है पतुतपातु। इसको 10 गीत भी कहते हैं। यह तृतीय संगम ग्रंथ है। यह 4 राजाओं की कहानी है। इस ग्रंथ का प्रमुख भाग पत्तिनपाले है, जिसकी रचना रुद्रन कन्ननार ने की थी। इस कृति से प्रभावित होकर चोल शासक करिकाल ने लेखकों को 16 लाख मुद्राएं इनाम में दी थी।
नेक्स्ट है कुरल। यह तीसरे संगम के प्रमुख ग्रंथ पादिने किल्लकड़ कुक के 18 भागों में से एक है। इसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्य त्रिवर्ग में की जाती है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल और पंचम वेद भी माना जाता है कुरल को। संगम काल के महाकाव्यों की बात करें तो संगम काल में कुल 5 महाकाव्य हैं। पहला है शिल्पाधिकारम माणिखेलम यानी माणिखेले। दूसरा थर्ड है जीव कचितामणि वलयपति और कुंडलकेशी। इनमें से प्रथम 3 उपलब्ध हैं यानी कि शिल्पकाधिकारम मणिमेखले जीवक चिंतामणि। यही 3 हमारे पास उपलब्ध हैं। यद्यपि यह संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं बल्कि यह संगम युग के महाकाव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है शिल्पाधिकारम। इसके लेखक हैं इलगो आदिगल। यह चेर शासक सेन गुट्टवन का भाई था। कहानी की बात करें इस ग्रंथ का नायक कोवलम एवं उसकी पत्नी कन्नंगी है। कोवलम को पांड्य शासक नेडुजेलियन ने फांसी दी थी, जिसके कारण कन्नगी को क्रोध और मदुरा को जला डाला और चेर राज चली गई और चेर राज्य में कन्नगी सती की देवी के रूप में स्थापित हुई। शिल्प का अधिकारम में कन्नगी पूजा का उल्लेख भी मिलता है। यह एक जैन कहानी है। शिल्पाधिकारम में 32 प्रकार की सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। इसमें तमिल राजाओं द्वारा अपने किले के द्वारपाल के रूप में यवनों की नियुक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। इलियड की बात करें तो इलियड यानी यह इलियड प्राचीन यूनानी शास्त्रीय क्लासिकल महाकाव्य है जो यूरोप के आदि कवि होमर की रचना मानी जाती है। इसका नामकरण इलियन नागर ट्रॉय के युद्ध के वर्णन के कारण हुआ था। समग्र रचना 24 पुस्तकों में बटी हुई है। इलियड में ट्रॉय राज्य के साथ ग्रीक लोगों के युद्ध का वर्णन है। इस महाकाव्य में ट्रॉय के विजय और ध्वंस की कहानी, यूनानी वीर अकिलीस के वीरत्व की कथाएं। इसलिए जब भी किसी ग्रंथ को उसकी महानता बतानी होती है तो पश्चिम की इलियड से तुलना कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ भारत का नेपोलियन कहते हैं, अर्थात उनकी तुलना नेपोलियन से कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है मणिमेखले। इसके लेखक थे शीतले सतनार थे जो बौद्ध अन्य व्यापारी थे। इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसको शिल्पाधिकारम का दूसरा भाग भी कहते हैं। इसकी कहानी की बात करें तो इसकी वहां से प्रारंभ मानी जाती है जहां शिल्पाधिकारम की समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले है जो कोवलम और उसकी दूसरी प्रेमिका माधवी की पुत्री है। मणिमेखले बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का उड़ीसी ग्रंथ भी कहा जाता है। इस काव्य में कांची में पड़े अकाल का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट आता है जीवक चिंतामणि। इसके लेखक हैं तिरुतकदेवर। यह एक जैन सन्यासी थे जो संभवतः एक चोल राजकुमार था। इसकी कहानी की बात करें तो इस कहानी का नायक 8 रानियों से विवाह कर सुविधापूर्वक जीवन बिताता था जो बाद में जैन भिक्षुक बन जाता है। वलयपति और कुंडलकेशी महाकाव्य उपलब्ध नहीं है। संगम युग का राजनीतिक इतिहास की बात करें तो संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य चोल, चेर और पांड्य का राजनीतिक इतिहास प्राप्त होता है। चोल राज्य की बात करें तो इनकी राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम था। इनकी प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर तथा उरेयूर था। इनका राज्य चिन्ह था बाघ और चीता। संगम कालीन 3 प्रमुख राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ था। उर्वप हरे इलाइन जेत चन्नी। यह चोल शासकों का पहला ऐतिहासिक शासक था। इसी ने उरेयूर को
राजधानी बनाया था। इसके विषय में प्रसिद्ध था कि यह युद्ध में सुंदर रथों का प्रयोग करता था। एलारा की बात करें तो यह चोल राज का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। नेक्स्ट आते हैं करिकाल। इसका नाम का अर्थ था पांव जला व्यक्ति, अर्थात जिसके पैर झुलसे हों। यह चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने दो प्रसिद्ध युद्धों में ख्याति हासिल की थी। पहला था वेड़ी का युद्ध, दूसरा था वहाई पार दलाई का युद्ध। इसमें राजधानी उरेयूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आते हैं सेन गणान। इसके बारे में प्रचलित था कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। संगम युग के चोल शासकों ने 4वीं सदी तक शासन किया। इसके बाद चोल शासक अंधकार पूर्ण हो जाता है। फिर आगे चलकर 850 ईस्वी में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान होता है। फिर आता है चेर राज्य। इनकी राजधानी वज्जी या करयूर थी। दूसरी राजधानी थी तोंडी। इनका राज्य चिन्ह था धनुष। संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य की मिलती है। अब बात करते हैं उदयन जेरल की। यह चेर वंश का संस्थापक था। इसके विषय में कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था। नेदु जेरल आदन, इसने हिमालय तक विजय किया और वहां पर चेर राज्य चिन्ह धनुष का अंकित किया। इसने मालाबार तट पर यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था। वहीं बात करें सेन गुट्टवन की, यह चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसको लाल चेर और भला चेर भी कहते हैं। इसने चेर राज में पत्तिनी पूजा यानी पत्नी पूजा अर्थात कंगनी पूजा भी प्रारंभ की थी। इसने समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। पेरुन जेलन दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आते हैं पांड्य राज्य। पांड्य राज्य में इनकी राजधानी थी मदुरै। प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई। इनकी राज्य चिन्ह थी मछली। इनके राजाओं की बात करें तो इनमें पहले आते हैं नेडियोन। यह पांड्य वंश का प्रथम शासक था। इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई थी। दूसरे आते हैं पाल साले मुदुकुडुमी। यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। नेक्स्ट आते हैं नंडू जलियन। सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसकी ख्याति है कि यह तलैया लंगामान यानी तलैया लंगानम युद्ध का जीतने के कारण है। यह युद्ध 290 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में उसने चोल, चेर और 5 सामंतों के गुटों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कवि नकीरर इसी के दरबार में रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कलभ्रों में 3 तमिल राजाओं चोल, चेर और पांड्य को बंदी बना लिया था। कलभ्रों को दुष्ट शासक कहा जाता था। बाद में पांड्य, पल्लव एवं चालुक्यों के हाथ उसका दमन हो जाता है। संगम युगीय सामाजिक व्यवस्था की बात करें, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था सुड्डम वर्ग यानी ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग आता था इसमें। अरसर वर्ग जिसमें शासक और योद्धा वर्ग थे। तीसरा था बैनिगर वर्ग जिसमें व्यापारी वर्ग थे। और चौथा था वेल्लाल वर्ग इसमें किसान वर्ग शामिल थे। परदवर को मछुआरे कहा जाता था यानी मछुआरों को परदवर कहा जाता था। रस्सी की चारपाई बनाने वालों को पुलैन कहा जाता था। इसमें जो लोग कृषि में मजदूरी करते थे यानी कृषक मजदूर थे उन्हें कडेसियर कहते थे और जो किसान संपन्न होते थे उन्हें वेल्लालार कहा जाता था। यहाँ विवाह की बात करें तो तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। पहला आता है पंचचिते यानी पंचतीड़े, इसको प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह कहा जाता है। दूसरा है कैकी कड़े, यह एक पक्षीय प्रेम है। इसमें असुर, राक्षस और पिशाच विवाह होते हैं। पैरुंदड़े, यह एक तरह का अरेंज मैरिज अर्थात प्रजापत्य सहित शेष चारों विवाह इसमें शामिल थे। इस समाज में विधवा विवाह और पुनर्विवाह का प्रचलन था। दास प्रथा का भी अभाव था। संगम युग के बंदरगाह की बात करें तो
चोलों के बंदरगाह पुहार, आरिकामेडू जो कि पांडिचेरी में पड़ता था, उरेयूर प्रमुख बंदरगाह थे। पहले यानी वही बात करते हैं, पुहार जो कि कावेरी पत्तनम के पास था, यह चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। टॉलमी ने कावेरी पत्तनम का उल्लेख खबेरिश नाम से किया हुआ है। दूसरा था आरिकामेड जो कि पांडिचेरी का है, यह चोलों का दूसरा प्रमुख बंदरगाह था। यह भारत तथा रोम के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पेरिप्लस में इसका नाम पेडोक मिलता है। यहाँ से विशाल रोमन बस्ती के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट आता है उरेयूर। यह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था, जो कि चोलों की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण भी था। यानी चोलों ने जो समृद्धि की, इसका मेन कारण था इनका उरेयूर सूती उद्योग केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं चेर बंदरगाहों की। तो पहला आता है मुसरी यानी मुजरीस, दूसरा है करौरा, तीसरा है वांजी, चौथा है बंदर, पांचवा है तोंडी। यह सभी पश्चिमी घाट पर स्थित चेरों के बंदरगाह थे। मुसरी बंदरगाह से यवन सोना भर कर लाते थे और भारत में गोल मिर्च लेकर ले जाते थे। यहाँ से अगस्तस मंदिर भी मिला है। बात करें पांड्य बंदरगाह की, तो इसमें पहला आता है कोरकई या जो पूर्वी तट पर था, सालियूर पूर्वी तट पर था, न्यालसेंडा पश्चिमी तट पर था। कोरकई बंदरगाह पांड्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह मोती खोजने का सबसे बड़ा पत्तन था, जिसका उल्लेख प्लिनी और पेरिप्लस के लेखक ने भी किया है। तो इस प्रकार हमने उत्तर वैदिक काल के साथ साथ संगम काल को भी समाप्त कर लिया है। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, और आपने अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे कि उन सभी को भी इस चीज़ का फायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय।